चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज हमें स्टार्ट करना है कैश बुक। ठीक है। जनरली यदि बिज़नेस में कैश अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो वो कैश बुक जो है मेंटेन की जाती है। और यदि मान लीजिए कैश बुक की क्लासिफिकेशंस आप देखें तो एक होती है सिंपल कैश बुक, साधारण रोकड़ बही। सेकंड वन इज़ डबल कॉलमनार कैश बुक, द्विस्तंभी रोकड़ बही, जिसमें आपको एक डिस्काउंट का कॉलम भी मिले, हालांकि डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकाला जाता। थर्ड वन इज़ ट्रिपल कॉलमनार कैश बुक या मल्टी कॉलमनार कैश बुक बोलते हैं, त्रिस्तंभी या बहुस्तंभी रोकड़ बही, जिसमें आपको डिस्काउंट होगा, कैश होगा और साथ में बैंक का भी कॉलम होगा। मतलब बैंक के साथ में बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डीलिंग्स हैं, वो ट्रिपल कॉलमनार कैश बुक में रहेंगे। बेसिकली कैश बुक का मीनिंग ये ट्रिपल कॉलमनार कैश बुक ही होता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस और बैंक के साथ में ट्रांजेक्शन्स ना हो, सो इट्स इम्पॉसिबल। और फोर्थ वन इज़ पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक मतलब जिसमें डेली के ट्रांजेक्शन फुटकर, जिसमें व्यय लिखे जाते हैं, छोटे मोटे व्यय लिखे जाते हैं कि दिन भर में। और जनरली इसको मेंटेन कौन करता है पैटी कैश बुक को? पैटी कैशियर, यानी एक चीफ अकाउंटेंट साहब हो गए, उनके जो असिस्टेंट रहेंगे तो वो पैटी कैशियर कहलाते हैं, और वो पैटी कैशियर पैटी कैश बुक को मेंटेन करते हैं। ठीक है। चलिए, अच्छा, कैश बुक से पहले आप पहले एक बैंक के साथ में ट्रांजैक्शन समझ लीजिए कि वो किस तरह से होते हैं। देखिए, क्योंकि आपको ट्रिपल कॉलमनार कैश बुक में ज़रूरत पड़ेगी। ये बैंक के ट्रांजैक्शन आप समझिए ज़रा। देखिए, फर्स्ट वन इज़ अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया तो बिजनेस में बैठकर हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक क्या हो गया? रिसीवर। सो बैंक अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से क्या जा रही है? कैश। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि मान लीजिए हम बिजनेस में बैठकर एक बैंक अकाउंट बना लेजर, ठीक है, या उसकी कैश बुक, तो आप बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया ना, तो ये आपका डेबिट साइड है, तो क्या लिख देंगे? टू कैश अकाउंट। मान लीजिए 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट की थी। क्लियर है ये? और देखिए, यदि मान लीजिए आपने कैश अकाउंट मेंटेन किया तो कैश अकाउंट या फिर कैश बुक को आपने कैश को क्या किया है? क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड है आपका। तो आप यहाँ पे डेट डालकर क्या लिख देंगे? बाय बैंक अकाउंट, और कितना? 10,000। आता समझ में? बाय बैंक अकाउंट कितना? 10,000। पर जितना डेबिट उतना क्रेडिट ही होगा। अच्छा, तो इस तरह की एंट्री को जो दोनों में, एक बार बैंक भी है एक बार कैश भी है, तो इसे कहते हैं कैश बुक की टर्मिनोलॉजी में कॉन्ट्रा एंट्री। और इसको सिंबल क्या है? सी बनाया और एक सर्किल बना देंगे लेजर फोलियो और वाउचर नंबर के कॉलम में। आप जो है इस तरह से सी बनाकर एक सर्किल बना देंगे, तो इट मीन्स ये कॉन्ट्रा एंट्री है। आना समझ में? मतलब जो दोनों साइड जा रही, बैंक में भी जाती है और कैश में भी जाती है। यदि हम बैंक से पैसे निकालते हैं तब हमारी एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री। इसलिए कहते हैं ना, जर्नल एंट्री आपसे बहुत अच्छी तरह से बननी चाहिए। यदि आप जर्नल एंट्री समझने लगे तो फिर तो बाकी आपका बहुत आसान है। तो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आपने कैश के डेबिट में क्या लिख देंगे? टू बैंक। ये आपका कैश अकाउंट एरिया या कैश बुक है तो, और बैंक है तो बैंक के क्रेडिट में क्या लिख देंगे? बाय कैश अकाउंट। आ समझ में? कैश के डेबिट में टू बैंक, बैंक क्रेडिट में बाय कैश। इज इट क्लियर? तो ये आप, और ये भी कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ, तो ये एंट्रीज आपको याद रखनी होंगी। कैसे? क्योंकि आपको ट्रांजैक्शन में ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, आप एक बार फिर से देख लीजिए इसको। बैंक में पैसे जमा किए, बिजनेस में बैठ के हम क्या ट्रांजैक्शन करेंगे? इसका जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के या कैश बुक जो आपकी बैंक कॉलम वाली है, उसके डेबिट में आप क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट पर्टिकुलर से कॉलम में, और उसके बाद में टू कैश लिखा है
तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे 10,000, ठीक है। और कैश को क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो उसी कैश बुक के आप क्रेडिट साइड आ जाएंगे और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और बैंक लिखा है तो किसके कॉलम में लिखेंगे, कैश के कॉलम में। कितना, 10,000, ठीक। ये कॉन्ट्रा एंट्री है। हालांकि ये सिंबल आपका कॉपीराइट का भी है, आपने देखोगे ना, यदि बुक्स वगैरह पे लिखा रहता फ्रंट पेज पे पब्लिकेशन का नाम है और नीचे सी मतलब ये कॉपीराइट। या आप टीवी पे वो जो सीरियल्स वगैरह भी देखते हैं तो जब लास्ट में आप देखेंगे तो वो इस तरह से ये कॉपीराइट का भी मार्कर है ये, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री का सिंबल है। अब यहाँ पर बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश के डेबिट में टू बैंक, बैंक के क्रेडिट पे बाय कैश, ठीक है। चलिए, तो ये आपको ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान से इसको समझिए, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अच्छा, और उसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट, इसे भी आप समझ लीजिए कि किस तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं, बैंक को हिंदी में कहते हैं अधिकोष, और ओवरड्राफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिविकर्ष। मतलब बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लेना, ये क्या कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट या इसे बैंक ओडी भी कहते हैं, ठीक है। बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, या बैंक को हिंदी में क्या कह रहे हैं हम, अधिकोष। और ओवरड्राफ्ट का मतलब है अधिविकर्ष, यानी अधिकोष अधिविकर्ष या बैंक अधिविकर्ष भी कहते हैं। अब देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, जब बैंक अपने अकाउंट्स होल्डर को, ठीक है, जब शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, और ये जनरली अकाउंट होल्डर कौन रहते हैं, ये डीलर्स, जो करंट अकाउंट, तो किस पर दिया जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़, यानी शॉर्ट टर्म लोन, यानी अल्प अवधि के ऋण, जिन्हें अकाउंट होल्डर को ब्याज सहित वापस भी करना होगा, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट टर्म लोन है किन्हें दिए जाते हैं, किन अकाउंट होल्डर को, जिनके करंट अकाउंट है, या फिर सैलरीज अकाउंट है, जिनके पेंशन अकाउंट है, या फिर जीरो बैलेंस अकाउंट जो जनधन खाते खोले जा रहे हैं, उनको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ देता है बैंक। और उसके बाद बैंक थोड़ा मिनिमम चार्जेस, देखिए, यदि मान जनरली आपने देखा होगा कि इस फैसिलिटीज़ से उस अकाउंट होल्डर को एक्सेस अमाउंट भी मिल जाता, और कुछ दिनों के बाद वो पैसे वापस कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये अमाउंट जो है उस अकाउंट होल्डर के लिए या बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट जो है आपके यदि क्वेश्चन में दिया है तो कैश बुक के क्रेडिट में आएगा। क्लियर है ये, क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड ही बीडी होते हैं। इज इट क्लियर। तो इस तरह से आप याद रखें, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक जो है अपने अकाउंट होल्डर को शॉर्ट टर्म लोन्स यानी थोड़ी सी अवधि के लिए एक्सेस अमाउंट दे रहा है, जो डिपेंड करता है कि कितना टर्नओवर। यदि मान लीजिए कोई डीलर है, व्यापारी है, तो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ या एवरेज जो उसका टर्नओवर है उस बेसिस पे बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ देता है कि यदि 20,000 रुपये यदि मान लीजिए बैलेंस है तो वो कितना एक्सेस निकाल सकता है। तो ये बैंक पे डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सेस देना चाहता है, और वो किस बेस पे देता है, यदि डीलर है, व्यापारी है, तो टर्नओवर बेसिस पे। तो बैंक ने शॉर्ट टर्म लोन्स दिए, बदले में इंटरेस्ट भी लेगा बैंक, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करा ली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटीज़ है तो कहाँ जाएगा, आपके क्रेडिट साइड में। तो यदि आपके क्वेश्चन में देखिए, इसे आप समझिए कि किस तरह से कैश बुक में इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। आप देखिए, यदि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा है कैश इन हैंड, ठीक है, ₹50,000, और सेकंड वन इज कैश एट बैंक
बैंक में पैसे हैं इनके पास में, मान लीजिए 18,000, ठीक है। तो ये आप कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का मतलब ये कि बिजनेस के पास में इतना बैलेंस जो है अभी है, उपलब्ध है। तो ये कहाँ जाएगा, कैश बुक के ये कैश वाली कॉलम में टू बैलेंस BD 50,000, और उसी डेबिट साइड ही बैंक के कॉलम में टू बैलेंस BD एक ही बार लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका कैश बुक है, तो कैश बुक का ये कैश का कॉलम है, और मान लीजिए बैंक का कॉलम है, और ये आपका पर्टिकुलर से इधर पे, तो आप लिखेंगे डेट डालते हुए टू बैलेंस BD कितना, कैश का हो जाएगा 50,000, और ये आ जाएगा आपका बैंक का 18,000। एक ही बार आप लिखेंगे टू बैलेंस BD। क्लियर है ये? अच्छा, मान लीजिए ये जो कैश एट बैंक था, ये आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट में इधर लिखा है क्रेडिट, क्रेडिट लिखा हो या फिर ओवरड्राफ्ट लिखा हो, इसकी मीनिंग ये है कि ये आपको क्रेडिट में ले जाना है। तब यहाँ पे टू बैलेंस BD में आप यहाँ डेबिट में बैंक के कॉलम में नहीं लिखेंगे, तब कहाँ लिखेंगे आप, तो ये आपकी मान लीजिए वही कैश बुक है, और कैश बुक का ये आपका क्रेडिट साइड का आइटम है, ये कैश, ये बैंक, तो आप क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस BD, और 18,000 क्या है आपके, ये ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है, यानी क्रेडिट बैलेंस है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो ये आप क्रेडिट साइड, मतलब आपने टू बैलेंस BD करेंगे और बाय बैलेंस BD वो वहाँ पे बैंक साइड में जाएगा। आरएसओन में तो ये कैश बुक को आपको समझना होगा। चलिए अब आप देखें जरा, मतलब ये तो थोड़ा सा आपको बताया कि किस तरह से। अब आप देखें कि कैश बुक जो है उसका फॉर्मेट किस तरह से, तो फॉर्मेट वही है जैसा कि आपने देखा कैश अकाउंट बन रहा है या लेजर बन रहा है, डेबिट और क्रेडिट साइड हैं, दो साइड हैं इसमें, लेकिन साथ में आप देखेंगे कि इसमें वाउचर नंबर, ठीक है, ये कॉलम और ड्रॉ कर दिया जाएगा। अब देखिए थोड़ी सी आपकी कैश बुक जो है बड़े फॉर्मेट में बनेगी, और डेबिट और क्रेडिट वही है जैसा पार्टीशन हम करते रहे हैं। पहला कॉलम आपका, पहले तो आप पार्टीशन कर लें, हालांकि आप बोर्ड को फोल्ड तो नहीं कर सकते, जैसा हमने आपको बताया था ना कि पेज को आपको फोल्ड करना है, और फिर उसके बाद में कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, मतलब इससे बीच से आप डबल लाइन खींचेंगे, ये पार्टीशन हो गया आपका, फिर ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये आपका डेबिट है, ये क्रेडिट है। तो ये अमाउंट में आपके कैश है, बैंक है और डिस्काउंट है। ये आप कौन सी बना रहे हैं, ट्रिपल कॉलमनार कैश बुक। फिर एक वाउचर नंबर है और लेज़र फोलियो, इनके कॉलम आपको छोटे से बनाना है, मतलब उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी आप कम रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में वही आप कॉलम ड्रॉ करेंगे राइट साइड में। अच्छा, एक जो है आपका डेट का कॉलम भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तो ये डेट का कॉलम हो गया। ये लेफ्ट हो गया आपका, लेफ्ट साइड को रिसिप्ट भी बोलते हैं, ठीक है, प्राप्ति भुगतान खाते या रिसिप्ट और पेमेंट भी बनाया जाता है, ठीक। फिर ये आपका वही कैश का, बैंक का, डिस्काउंट का, फिर लेज़र फोलियो और वाउचर नंबर के कॉलम, ठीक है। चलिए अब आप देखें जरा ऐसे, पहले तो आप भर लीजिए कॉलम्स को, ठीक है। ये है आपकी कैश बुक, टॉप पे क्या लिख देंगे आप, प्रोप्राइटर का नाम, इन द कैश बुक ऑफ प्रोप्राइटर सो एंड सो। फिर उसके बाद ये आपकी है कैश बुक, मल्टी कॉलमनार कैश बुक या ट्रिपल कॉलमनार कैश बुक। लेफ्ट साइड क्या कहला रहा है आपका, डेबिट, और इस साइड को हम क्या और कहते हैं, रिसिप्ट्स। क्या कहते हैं, रिसिप्ट्स। ये है आपका पेमेंट साइड है, ठीक है, और ये क्रेडिट भी कहलाता है, ठीक। चलिए पार्टीशन है आपका। फिर उसके बाद में बाकी वही है जैसे कि हम
पहले भी लेज़र को भरते आए हैं। तो फर्स्ट कॉलम स्टैंड्स फॉर डेट, नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर। अभी हमें इसे ब्लैंक रखना है, मतलब इसमें कुछ भरना नहीं है, जिस कॉन्ट्रा एंट्री बस होगी तो लेज़र फोलियो में फिल कर देंगे। वाउचर नंबर जो रियल अकाउंट में प्रैक्टिकली है वो फिल कर देते हैं इसमें। तो ये वाउचर नंबर है, फिर ये क्या है आपका लेज़र फोलियो, फिर ये डिस्काउंट का कॉलम है, कैश, और फिर ये बैंक का कॉलम। ठीक है, इस तरह से ये आपने लेफ्ट साइड को फिल किया, वही जो लेफ्ट है वो आपका राइट भी वैसे ही फिल करना है। तो डेट के बाद में द नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर्स, फिर वही वाउचर नंबर, लेज़र फोलियो, फिर डिस्काउंट, फिर उसके बाद में कैश, और उसके बाद में क्या है आपका बैंक। आ रहा समझ में? तो ये आगे इस तरह से आपको ये फिल करनी है। फॉर्मेट एक बार फिर से अच्छी तरह से देख लीजिए। टॉप पे आपने क्या लिख दिया है, कैश बुक। कैश बुक में पार्टीशन किया आपने, ये लेफ्ट साइड है, इसको रिसिप्ट है, राइट साइड आपका पेमेंट है। कॉलम जो है लेज़र की तरह थोड़ा सा बस एक वाउचर नंबर एक्स्ट्रा आ गया, डिस्काउंट आ गया। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड रहेगा, डिस्काउंट हम देंगे तो ये डेबिट साइड में आएगा, और उसके बाद में डिस्काउंट रिसिप्ट रहेगा तो वहाँ पे क्रेडिट में आएगा, बिकॉज ऑफ जर्नल एंट्री के बेसिस पे आप देखेंगे। लेकिन डिस्काउंट का हमें जो है वो बैलेंस नहीं निकालना। ठीक है, यदि मान लीजिए डिस्काउंट ये टोटल ऑफ डेबिट मान लीजिए 200 रुपीज़ आ रहा, ये 174 रुपीज़ आ रहा है, तो 26 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट का बैलेंस नहीं निकालना है, सिर्फ शो करना उसको कि डेबिट में कितना ना क्रेडिट में कितना। चलिए, फिर बैलेंसेस हम किसके निकालेंगे, कैश के और बैंक। बैंक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी होगा, क्योंकि यदि बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ दे रहा है तो क्लियर है ये। लेकिन कैश अकाउंट का बैलेंस जो है क्रेडिट नहीं होगा, या तो टोटल सेल्फ बैलेंस होंगे इक्वल होगा, या फिर डेबिट ही ज़्यादा होगा क्रेडिट का। क्लियर है ये। चलिए, अब आप देखें जरा एक्सरसाइज का, आपके भाई सक्सेना सर की बुक का है, और एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर है आपका 10th नंबर। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन है कैश बुक वाले चैप्टर का। लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन मेसर्स कमलेश ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कमलेश जो है मेसर्स हैं, ठीक, मेसर्स बताया था मीनिंग आपको। ठीक, अब मेसर्स कमलेश के ये कैश बुक बनानी है, उसमें आपको ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक बनानी है। ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट वन इज 2015 March 1 ब्रॉड कैश फॉर कमेंसिंग बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लेकर आए। अब जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए सर, तो अब आपकी एंट्रीज शुरू होती हैं यहाँ पे। ठीक है, डेट आप देख लीजिए 2015 है, तो पहले आप 2015 डेबिट में, ये आ गया आपका 2015, फिर मार्च की 1 है। आप जर्नल एंट्री आपको बार बार याद रखनी होगी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया, तो आप कैश अकाउंट यानी कैश बुक के डेबिट में आइए और क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री होगी टू कैपिटल अकाउंट। और कितने रुपए से स्टार्ट किया हमने बिजनेस को, 10,000 से, 10,000 रुपये से। चलिए, तो कैश के कॉलम में, हाँ, तो ये कैश के कॉलम में हमने फिल कर दिया 10,000। यहाँ डिस्काउंट नहीं है, वाउचर नंबर नहीं, आप लिखें या डैश भी कर सकते हैं, मतलब कुछ ना लिखें यहाँ पे डैश भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। ठीक, चलिए, फिर क्या है, डिपॉजिटेड इन बैंक बाय ओपनिंग अ करेंट अकाउंट। अब देखें, बैंक में आपने करेंट अकाउंट ओपन, ठीक, करेंट अकाउंट यानी चालू लेखा जिसे बोलते हैं। जनरली जो है डीलर्स यानी व्यापारियों के लिए ये फैसिलिटीज़ दी जाती है कि वो करेंट अकाउंट ओपन करें, उसमें दिन भर आप कई बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो बैंक में करेंट अकाउंट ओपन किया। अब करेंट अकाउंट जब ओपन किया तो आप देखेंगे कि जब अकाउंट ओपन होते हैं तो सबसे पहले आपको बैंक में जाके अकाउंट ओपन करने का फॉर्म फिल करना।
फॉर्म फिल करने पर आपको कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि कोई पैसे का अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन फिल करने के बाद फॉर्म आपने फिल कर लिया बैंक में, और उसके बाद में भर लिया फॉर्म आपने, फिर पैसे मिनिमम अमाउंट मे बी 1000 3000 जो भी अमाउंट है बैंक का अकॉर्डिंग टू बैंक, आपने उस अमाउंट को डिपॉजिट किया। जब आपने अमाउंट डिपॉजिट किया वहाँ से आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, तब आपको जर्नल एंट्री करनी है। तो बैंक में पैसे जमा किए तो क्या एंट्री होगी? बिजनेस में बैठकर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिए कितना अमाउंट डिपॉजिट किया इनने, 5000, मार्च 5 को 5000। तो अब आप इसे समझिए, ये मार्च की 5 तारीख को आप आगे, आपकी एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक के डेबिट में आप लिख देंगे टू कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम में, हाँ, तो यह आ गया आपका 5000। इसी के आपको पैरेलल लिखना ही है, हाँ, 5000 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक के डेबिट में टू कैश अकाउंट। अब कैश के क्रेडिट में क्या लिखेंगे आप? बाय बैंक अकाउंट। चलिए, डेट क्या है आपकी? ओवरड्राफ्ट तो नहीं था ना सर पे? ठीक है, नहीं, क्यों? क्योंकि यदि ओवरड्राफ्ट है तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी में लिखते हैं आप, हाँ। तो 2015 की मार्च 5 में आपने क्या लिखा था? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कहाँ जाएगा? कैश में। तो ये कितना जाएगा? ये आपका 5000। क्लियर है? ये बैंक के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। अच्छी तरह से देख लें आप, जब आपने यहाँ लिखा है टू कैश, तो कॉलम किस में लिखेंगे आप? बैंक के उसमें, कैश के उसमें नहीं, किसमें? बैंक के उसमें, बैंक के कॉलम में। और यहाँ लिखा है बाय बैंक, तो अमाउंट कहाँ जा रहा है? कैश के कॉलम में 5000। चलिए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। गुड्स परचेज किया और पेमेंट हुआ चेक से, क्या जर्नल एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप परचेज अकाउंट नहीं बना रहे, आप क्या बना रहे हैं? बैंक, यानी कैश बुक। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक के क्रेडिट में क्या लिख? बैंक को क्रेडिट किया आपने, बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेजेस, कितना? 1500, मार्च 7 को। तो 7 मार्च को आप क्या लिख देंगे? बाय परचेजेस अकाउंट, और अमाउंट कितना है? 1500। तो ये आपका 1500। क्लियर है? ये आपने एंट्री क्या की थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय परचेज। क्लियर है? ये फिर नेक्स्ट क्या है? बॉट फर्नीचर, ये हो क्या? 1 2 3, ठीक है, मार्च 8 को। बॉट फर्नीचर फॉर कैश, आपने फर्नीचर खरीदा, क्या एंट्री? और कैश पेमेंट किया है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही जनरल एंट्री होगी। तो कैश को क्या किया आपने? क्रेडिट। तो कैश के आप क्रेडिट में आ जाइए मार्च की 8 तारीख को। तो मार्च के 8 को आपने लिखा फर्नीचर, जनरल एंट्री क्या है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश के क्रेडिट में क्या लिख रहे हैं आप? बाय फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर को हिंदी में क्या कहते हैं? उपस्कर। ठीक है, चलिए, कितना? 200 रुपये। तो ये कैश का ट्रांजेक्शन था, तो कैश के कॉलम में आपको इस तरह से 200 रुपीज़। क्लियर है? ये फिर द नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश को डेबिट किया, कैश के आप डेबिट में आ जाइए और लिख दीजिए टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या है? 10 तारीख को, और अमाउंट कितना है? 1800 का। चलिए, तो ये आप डेबिट में आप आ जाइए मार्च की 10 को। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, कैश के डेबिट में, हाँ। अच्छा, कैश के डेबिट में कितना है? टू सेल्स अकाउंट 1800।
तो कैश के डेबिट में सेल्स अकाउंट में 1800। क्लियर है ये। और ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री में आप चाहें तो अभी लिख सकते हैं, इसको तुरंत भी लिखते चलें। ये आपने लिखा था ना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक के डेबिट में आपने क्या लिखा था टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। तो लेज़र फोलियो के कॉलम में आप बना लीजिए एक सी और एक सर्किल, और ये वाला यहाँ पर भी आप बना लीजिए सी और सर्किल, मतलब ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। क्लियर ये। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश हो गया 1800 ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मार्च 12 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामलाल 775 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹25। अब देखिए आपको रामलाल से कैश मिली और आपने डिस्काउंट दिया, तो 775 ये रिसीव्ड हुई है और डिस्काउंट आपको 25 रुपीज़ का आपने डिस्काउंट दिया, मतलब एक्चुअल में आपको कितनी रिसीव्ड होनी थी 800। वो वर्ड यूज़ हुआ कैश रिसीप्ट, मतलब एक्चुअल रिसीप्ट 775 है, एक्चुअल रिसीप्ट 750 नहीं है कि आप 775 माइनस 25 करें। टोटल एक्चुअल रिसीप्ट होनी कितनी चाहिए थी 800 रुपीज़, बट कैश रिसीप्ट फ्रॉम रामलाल कितना है 775। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल, तो कैश अकाउंट के आप डेबिट में क्या लिख लेंगे मार्च 12 को टू रामलाल। चलिए डेबिट में आप आ जाइए, तो मार्च की 12 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल। चलिए तो यह आ गया टू रामलाल्स अकाउंट लिख दिया, कितना 775, और आपने डिस्काउंट कितना दिया है यहाँ पर 25, तो 25 रुपीज़ आप डिस्काउंट के कॉलम में भी लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है 14 मार्च को पेड मोहन बाय चेक डिस्काउंट रिसीव, आपने मोहन को पेमेंट किया है 890 का और डिस्काउंट मिला है 10 रुपये। अब आपने मोहन को पेमेंट किया, एक्चुअल पेमेंट कितना है 890 का, तो एंट्री क्या हो जाएगी मोहन ही है ना, डेट है आपकी मार्च की 14, ठीक है मोहन को। अब आपने मोहन को पेमेंट किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ये। तो बैंक को क्या किया आपने क्रेडिट, तो बैंक के क्रेडिट में आप कॉलम में लिख दीजिए बाय मोहन्स अकाउंट, डेट क्या है 14 मार्च। चलिए तो यह आपका ईयर आपको एक ही बार लिखना है, तो 14 मार्च को क्या एंट्री थी मोहन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिख देंगे आप बाय मोहन्स अकाउंट। क्लियर है ये। और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है आपका 890 रुपये का, तो 890 आ गया, और 10 रुपये क्या हुआ आपको डिस्काउंट मिला। मतलब क्या हो रहा था मोहन को हमें देने थे 900, लेकिन मोहन ने कहा रहने दीजिए आप 890 का पेमेंट कीजिए, तो 10 रुपये ये हमें डिस्काउंट मिल गया। जो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वो क्रेडिट में आ रहा है, डिस्काउंट अलाउड है जैसे 25 रुपीज़, तो वो डेबिट में आ रहा है। चलिए यहाँ तक हुआ। 16 को क्या किया आपने डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में 1400 डिपॉजिट किए, तो भाई बैंक में डिपॉजिट किए तो ये क्या हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में डिपॉजिट हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कब मार्च की ये डिपॉजिट किए हैं 16 को, ठीक है मार्च 16 को 1400। चलिए तो यहाँ पे मार्च 16 पे आप आ जाइए, क्या लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक के डेबिट में आप क्या लिख देंगे टू कैश अकाउंट, कितना 1400, तो बैंक के कॉलम में आप लिख देंगे क्या 1400, और यह आपकी कॉन्ट्रा एंट्री भी बन रही है, तो यहाँ आप सी भी लगा सकते हैं। बैंक के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में, तो मार्च की 16 कैश के क्रेडिट में क्या लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, और कैश वाले में हाँ तो कितना है 1400, तो ये 1400 और ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन गई, तो ये नीचे आप सी लिख दीजिए आप वहाँ पर।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है 16 मार्च हो गया। 18 विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, ये फिर आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है, ठीक है। चलिए आपने विड्रॉ किया, हालांकि पहले यहाँ कॉन्ट्रा तो नहीं, पहले तो आपने ड्राइंग्स बनेगा यहाँ पे। तो ये देखिए विड्रॉ किया बैंक से, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना है, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 300 रुपये आपने ड्राइंग्स किए। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक के क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, और डेट क्या है 18 को 300। चलिए तो आप क्रेडिट में आप आ जाइए, मार्च की 18 तारीख को एंट्री क्या यहाँ वो नहीं है, कॉन्ट्रा नहीं बन रही है। यदि ऑफिस यूज़ के लिए निकाले जाते तो ज़रूर होती कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने क्या किया, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में क्या लिख रहे हैं आप, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, आहरण लेखा, कितना 300 रुपये आपने निकाले। तो ये बैंक के कॉलम में लिख दिया आपने, ये आ गया 300 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपकी एंट्री 25 को, पेड कैश फॉर रेंट, रेंट दिया तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश को किया है आपने क्या क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में आप 25 को आप आ जाएं। तो मार्च की ये 25 तारीख को एंट्री थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय रेंट। चलिए तो ये आ गया एंट्री आपकी बाय रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ कितना 200 रुपीज़ ये कैश के कॉलम में लिख लिया आपने। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट वन, फिर मार्च 30 पेड सैलरी बाय चेक, सैलरी का पेमेंट हुआ चेक के थ्रू हुआ है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में बाय सैलरी। चलिए मार्च 30 को 500 रुपीज़, तो ये मार्च की 30 तारीख को क्या लिख देंगे, बाय सैलरी अकाउंट, या काफ़ी लोगों की है तो सैलरीज अकाउंट, ठीक है। कितना है ये 500, तो ये 500 रुपीज़ आपने ये लिख। आरसन में कॉलम थोड़ी सी और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप बैलेंस निकाल पाएँ उसको और प्रॉपर शो भी कर पाएँ, ठीक। चलिए तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक ये कैश बुक के एंट्रीज जो हैं या पोस्टिंग जो है वो समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल वही है जो लेज़र है, बस आपको थोड़ा सा सचेत रहना, अवेयर रहना है कि आप एंट्री पोस्टिंग किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो पेड सैलरी बाय चेक हो गया 30 तक, बाय सैलरीज, ओके। द नेक्स्ट वन 30 तक, ठीक। लिखा है मार्च 31 डिटेन चेक ऑफ रूप सिंह डिपॉजिटेड इन बैंक, डिटेन करा हुआ रोका हुआ चेक था रूप सिंह का, लेकिन ये रूप सिंह है कौन, रूप सिंह अभी तक तो नहीं आए हैं, लास्ट में मार्च 31 को कहा है। अच्छा, इनका चेक रखा हुआ था जो बैंक में भेजा मार्च 31 को, इसकी मीनिंग ये है कि फेब में या जनवरी में, ठीक है, जनवरी या फरवरी में इनका चेक आया होगा। एक चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स तक होती है, तो ये चेक रखा हुआ था, तो ये इस महीने का नहीं है, पिछले महीने का होगा या उसके पहले का, और अब जाकर बैंक में इस चेक को भेज रहे हैं, ठीक है। जब रूप सिंह से चेक मिला और उसी दिन बैंक में जमा किया, तब हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीवर हो गया और रूप सिंह क्या हो जाते हैं वहाँ पे गिवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रूप सिंह। क्लियर है ये? यदि आपने रूप सिंह का या किसी भी कस्टमर का चेक मिला और उसको अगले दिन मतलब वो 3 मंथ्स में कभी भी, हाँ, तब यदि आप उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं तब इसकी 2 तरह से एंट्री होती है जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी। तब क्या होगा, रूप सिंह से चेक मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू रूप सिंह, ठीक, और बैंक में जब डिपॉजिट किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कभी भी चेक अकाउंट डेबिट या चेक अकाउंट क्रेडिट नहीं किया जाता है, ना चेक, ना डीडी, ना बैंकर्स चेक। क्लियर है ये?
चलिए, तो अब यहाँ पर ये रूप सिंह का 450 रुपये का आपने जो है ये चेक डिपॉजिट किया, कहाँ पे, बैंक में। तो अब ये चेक जो है जा रहा है, मतलब कैश जा रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रूप सिंह का नाम नहीं आएगा, कहीं नोट कर लिया जाएगा कि रूप सिंह का चेक था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कॉन्ट्रा एंट्री बन गई आपकी कब, मार्च 31 को। मतलब आप देखिए मंथ के एंड होते होते भी कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है। चलिए लिखिए, बन रही है तो लिखें मार्च 31 को क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक के डेबिट में आप क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। कितने रुपए का चेक था रूप सिंह भैया का, ये 450 रुपये का, ठीक है, 450 का, ठीक है। चलिए, तो ये 450 का ही है आपको, क्लियर। और चूँकि ये कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है तो आप यहाँ पे सी बना लें। मार्च 31 को ही आप क्या लिख देंगे, आपकी एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक के डेबिट में टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। चलिए, तो ये आप लिख लें बाय बैंक अकाउंट, और कहाँ, कैश के कॉलम में, कितना, 450। तो कैश के कॉलम में 450, और ये फिर वही आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। इस तरह से ये ट्रांजैक्शन ओवर हुए। लेकिन ट्रांजैक्शन भले ओवर हो गए, आपको पहले बैलेंस भी निकालना होगा, तब वो कंप्लीट मानी जाएगी कि आपने कैश बुक को कंप्लीट कर लिया है। चलिए, तो बैलेंस निकालने अब हम देखिए, कैश का डेबिट का आप देखिए, तो यहाँ जोड़ा जाड़ी करने अपन 10,000, 11,800, 800 आप और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएंगे आपके कितने, 18, 26, करीब 12,600 है ना। आप ऐड करके देख लें, ये 10,000 है प्लस 1,800 है प्लस 775 है, तो 12,575 आ गया। वहाँ क्रेडिट में आप देख लें कितने थे, 5,000 हैं, फिर छोटे छोटा अमाउंट जोड़ लें, 5 और 1 6, 64, 66, 68, 72, 50 आ रहा होगा, ठीक है। 1 एक तरफ आप लिख लें ज़रा यहाँ पे कि ये 12,575 आया था, हाँ, 12,575। आप समझ सकते हैं कि अकाउंटेंट का काम कितना, ठीक है, मतलब उसको हिसाब किताब पूरा रखना पड़ता है। चलिए, तो 12,575 ये आ गया। यहाँ देख लें, एक बार फिर से देख लो, ये 5,000, 5,200, 52, 52, 56, 66, 68, 72, 7250 आ गया था ये। एक बार आप देख लें, 5,000 प्लस 200 प्लस 1,400 प्लस 200 प्लस 450, तो 7250 ये आ गया, 7250। चलिए, डिफरेंस निकालते हैं अब हम, तो माइनस किस में से करना है, 12,575, 5,325, ठीक है, कैश का आ रहा है। चलिए, तो मार्च 31 को आप यहाँ क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस CD कितना, 5,325, तो यह आ गया 5,325। अभी आपने कैश का निकाला है, ठीक है। अब आप क्या करें, बैंक का भी निकाल लें, बैंक ओवर ऑफ भी हो सकता है। तो पहले तो डेबिट का देख लो, ये 5,000 है, 6,000, 64, 68, 6850 ये आ गया। वहाँ पर आप देखिए इनका भी डेबिट ही आ रहा है, तो 15, पहले तो ये डेट इधर वाला लीजिए, हाँ, ये टोटल करें, 5,000, 6,400 और 6850 ना, 5,000 प्लस 1,400 प्लस 450, तो ये आ रहा है 6,850। और वहाँ आप देखें 1,500 है, 890 है, फिर बस 300, 500 और है, 300 और 500, 3,190। चलिए, डिफरेंस निकाल दें, 6,850 में से माइनस करें 3,660, कहीं आपने 1,000 का कोई डिफरेंस आ रहा है इधर पे। 1,500 है, ठीक है,
फिर ऐसा 890 का ट्रांजेक्शन है, 300 और 500 है। यहाँ के ट्रांजेक्शन देख लो, 5000 है। एक बार ट्रांजेक्शन और कम तो नहीं है। मार्च की 15 का एक ट्रांजेक्शन बाकी, नहीं ट्रांजेक्शन ठीक है। अच्छा हाँ, मार्च की 15 को देखिए, ये डेट का लिखा है, पेड मोहन बाय चेक, चेक रिसीव फ्रॉम मुकेश एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। मोहन का चेक जो है मिला 1000 का और उसी दिन बैंक में जमा किया। ये एंट्री आपने नहीं लिखी है तो पहले तो इसको देख लो। मार्च 15 हम यहाँ नहीं लिखे हैं, तो ये देखिए 12 ये 3, ये मार्च 15 को आप एंट्री लिखें इधर पे, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मुकेश का चेक मिला और बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मुकेश, तो इधर पे आप लिख देंगे टू मुकेश अकाउंट, और ये कितना 1000, तो ये 1000 की एंट्री यहाँ नहीं लिखी थी, क्वेश्चन में ये नहीं देखी थी आपने। फिर उसके बाद में बस हो गया। अब आप टोटल करके देख लें, तो यह आ जाएगा 5000 प्लस 1000 प्लस 1400 प्लस 450, तो 7850, तो ये 7850 है, और माइनस करना है 3190, तो 4660, ठीक है 4660, तो ये एंट्री होगी आरएसएन में इस तरह से। बस फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये कॉलम को इस तरह से बंद करना है, इनका आप टोटल कर दीजिए हर कॉलम का, और जैसे हम करते आए हैं CD, तो CD के बाद में क्या जाएगा BD। आरएसएन में इस तरह से ये हो जाती है आपकी कैश बुक। ये इस तरह से आप जो है बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि लेज़र की ही तरह है, ठीक है। कॉलम बस जो है थोड़े से डिफरेंट हैं। कैसे, ये आपका डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स है, फिर उसके बाद में ये क्या है, वाउचर नंबर है, लेज़र फोलियो है, डिस्काउंट है, कैश है और बैंक है। ऑन द सिमिलर ट्रैक एंड राइट साइड देयर वी हैव डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेज़र फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक। और फिर उसके बाद में ये डेबिट है, इसको आप रिसिप्ट यानी प्राप्तियाँ भी कह सकते हैं, वो आपका पेमेंट है, उसे आप क्रेडिट साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी और टॉप पे आप क्या लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ, तो जो प्रोप्राइटर है आप उसका नाम लिख लीजिए। फिर क्या लिख देंगे, 3 कॉलमनार कैश बुक, या कैश बुक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं विथ बैंक कॉलम, बैंक के कॉलम सहित। बस इस तरह से आप देखेंगे कि ये ट्रांजेक्शन ओवर हो जाता है आरएसएन में। तो आप ये बढ़िया फर्स्ट क्लास इसको जो प्रैक्टिस कीजिए एक्सरसाइज में, और भी सम्स हैं ये, बस ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया है, कैश एट बैंक दिया है, तो कहाँ जाएगा, डेबिट से। यदि मान लीजिए आपका बैंक लिखा हुआ है और बैंक लिखने के बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट या फिर क्रेडिट लिखा हुआ है, तो आप उसको क्रेडिट साइड ही ले जाएंगे। कैश इन हैंड लिखा है तो डेबिट, कैश एट बैंक लिखा है तो डेबिट, या कैश इन हैंड कैश एट बैंक के ब्रैकेट में लिखा है डेबिट, तो डेबिट ही जाएगा। कुछ नहीं लिखा मीनिंग डेबिट ही होती है उसकी, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपने क्रेडिट लिखा है, ओवरड्राफ्ट लिखा है, कैश का ओवरड्राफ्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ जो है वो बैंक देता है। आरएसएन में ओवरड्राफ्ट क्या है, अधिविकर्ष, जब बैंक अपने अकाउंट होल्डर को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, ठीक है, जो लिमिट है, जितना डिपॉजिट है, तो उससे ज़्यादा अमाउंट थोड़ा सा विड्रॉ करने का राइट, अधिकार दे देता है। लेकिन बदले में आपने देखा होगा यदि डीलर है तो उसका एनुअल टर्नओवर, मंथली टर्नओवर को देखते हुए रेंज बता दी जाती है कि साहब आप इतना ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जनरली ऐसा कभी कभी होता है कि बैंक मिनिमम, भाई देखिए बैंक ने कहा कि आप इतना ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, तो बैंक को उतनी कैश जो है अपने पास में रखनी पड़ेगी,
और यदि मान लीजिए उस डीलर ने, अकाउंट होल्डर ने ओवरड्राफ्ट नहीं किया तो बैंक का ये पैसा ब्लॉक पड़ा रहेगा ना, रखा रहेगा एक तरफ बेवजह, जबकि उसका तो यूज़ ही नहीं हो पाया और उसने तो सोचा था कि अकाउंट होल्डर कभी निकालेंगे इसमें से पैसे, तो बदले में बैंक मिनिमम इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। और समझ में। और इस तरह से आप देखेंगे कि जनरली ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ जो है कहीं ना कहीं अकाउंट होल्डर के लिए ये रहता है कि साहब हमारे कभी यदि चेक इशू किया हमने और वो बाउंस ना हो जाए, बाउंस होने से बच जाए, यानी डिसऑनर होने से बच जाए, तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ से वो बच सकता है, बाउंस नहीं हो सकता। और समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको कैश बुक हो गया। अब तो बनेंगे आपसे पैटी कैश बुक है, वो छोटी सी है, आप देखेंगे बुक में बाय एग्जांपल भी आपसे बनेगी कि एक एक ट्रांजैक्शन है कि पर डे वो ट्रांजैक्शन किस प्रकार से किया गया, या स्टेशनरी पे कितने खर्च हो गए हैं, या आपके कैरेज पे, कार्टेज पे, तो आई थिंक वो आपसे बाय एग्जांपल के फॉर्मेट से बन जाएगी। अब हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि हम धीरे धीरे फाइनल अकाउंट्स की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका जर्नल, लेज़र, फिर उसके बाद में आपने लिखा कि अच्छा, और इसके बाद में एक छोटा सा पार्ट बचता है परचेज बुक, सेल्स बुक है। तो ट्रायल बैलेंस पहले वो आपको और बता देते हैं कि परचेज बुक, सेल्स बुक क्या है, और फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, फिर फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स की मीनिंग क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। हर समझ में। चलिए, ओके, थैंक यू।